हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हो, हमारा जो री एग्जामिनेशन है, मतलब जून साइकिल के जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब दिसंबर अटेम्प्ट के लिए हमें अपनी जो प्रिपरेशन है स्टार्ट करनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एकदम बिगनर है इस फील्ड के लिए, तो वो उनके लिए आज स्पेशली ये वीडियो है जहाँ पे सोशियोलॉजी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है आज के सेशन में मैं आपको देने वाली। तो चलिए बिना किसी डिले के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बट जो भी फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम जूही जैन है। आप सभी के लिए पेपर 1 कम्युनिकेशन की क्लासेस मैं यहाँ पर लेती हूँ एंड पेपर 2 सोशोलॉजी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ। मैंने भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इन फर्स्ट अटेम्प्ट I qualified my NET with 218 marks and in second attempt I qualified my JRF with 224 marks. इसके साथ ही गेट एग्जामिनेशन भी मैंने क्वालिफाई किया है सोशियोलॉजी से विद ऑल इंडिया रैंक 34 और लगभग एक साल से मैं आपको जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। जेआरएफ अड्डा आप सभी के लिए जॉब गारंटीड जो कोर्स है वो लेकर आया है। जैसा अक्सर आपको सुनने में मिलता है कि यूजीसी नेट एग्जाम देकर डायरेक्टली हमारी जॉब नहीं लगती है, बट इस बार जेआरएफ अड्डा ये आपको इंश्योर कराता है कि बिल्कुल जो जॉब रेडी है वो हम लोग आपको बनाने वाले हैं। इसके साथ ही जो अलग अलग जॉब्स हमारी होती हैं उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बस आपको हमारा ये जो दिसंबर बैच है, सुपर 100 जो बैच है, उसे ज्वाइन करना है। रीलॉन्च अभी हमारा बैच हुआ है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए आपके लिए जो न्यू क्लासेस है वो ऑलरेडी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। GET20 कोड यूज करके आप 20% डिस्काउंट ऑफर है अवेल कर सकते हो। आज लास्ट डेट है हमारे इस डिस्काउंट ऑफर का, तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। आप भी अपना नेम अगर इस लिस्ट में शामिल करना चाहते हो और जेआरएफ अड्डा से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो GET20 कोड यूज करके आप इस डिस्काउंट ऑफर को अवेल करके हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 2 आप ज्वाइन करते हो तो पेपर 1 उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ आपको लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स विद वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स भी रहेगा, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक, क्विजेज, स्टडी प्लानर, सपोर्ट, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। टॉपिक वाइज क्विजेस भी आपको मिलते हैं हर क्लास के बाद। तो अच्छे से आप जो थियरी है उसको पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। जेआरएफ अड्डा ऐप पर जाके या जेआरएफ अड्डा वेबसाइट के थ्रू भी आप ये जो सारे कोर्सेज हैं इसमें एनरोल कर सकते हो। जेआरएफ अड्डा ऐप पर आपको फ्री क्लासेस और उनके पीडीएफ भी मिल जाते हैं। लाइव टेस्ट यहाँ पर होते हैं, हर मंडे एंड थर्सडे को आपके लिए लाइव टेस्ट यहाँ पर होते हैं, क्विजेज यहाँ पे होते हैं, काउंसलिंग सेशन आपके लिए होते हैं। और जयपुर में हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है। अगर आप जयपुर को बिलोंग करते हो तो ज़रूर इस सेंटर को विजिट करिएगा। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी कराई जाती है। तो हेल्पलाइन नंबर भी आपके लिए गिवन है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस पर भी इंक्वायरी कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी अपने मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में आप हो, सेकंड सेमेस्टर में आप हो, बेसिकली अगर आप मास्टर्स में एनरोल हो तो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है तो मिनिमम 55% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में अपने, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी को मतलब ओबीसी एसटी एससी को अगर बिलोंग करते हो तो 5% का रिलैक्सेशन आपको दिया है, मतलब 50% आपके जो एग्रीगेट मार्क्स है अपने मास्टर्स में होने चाहिए अगर आपका मास्टर कंप्लीट है। और अगर आप मास्टर अपियरिंग में यहाँ पे देते हो, अगर आप मास्टर्स अभी अपना परस्यू कर रहे हो तो भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड या फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में हो, मास्टर आप दे सकते हो। अगर आप मास्टर परस्यूइंग में एग्जामिनेशन देते हो तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, सपोज आपने अपने मास्टर के फर्स्ट सेमेस्टर में ये एग्जामिनेशन दिया है, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आया है उस दिन से विद इन 2 ईयर्स आपको अपना जो मास्टर है कंप्लीट करना होता है। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि यूजुअली मास्टर्स आपका 2 साल का ही होता है। तो रिजल्ट आने से विद इन 2 ईयर्स आप इजीली अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे अगर कोई भी स्टूडेंट है जो सोच रहे हैं कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो बिल्कुल आपको देना
चाहिए। आप लोग अभी सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्लो में हो, आप ऑलरेडी प्रिपरेशन वाले स्टेज में हो, तो बहुत ईजी हमारे लिए हो जाता है ये चीज़ें करना। तो अगर आप मास्टर्स में हो अपने, तो ज़रूर आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा एज लिमिट की अगर बात करें, तो जेआरएफ की अगर बात की जाए तो मिनिमम 30 ईयर्स आपकी जो एज, मतलब मिनिमम नहीं, सॉरी, मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। इससे अगर 30 प्लस आप हो, तो फिर जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल हो। अगर मैं जनरल कैटेगरी मेल की यहाँ पर बात करूँ, ये जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी मेल के लिए दी गई है यहाँ पर। जैसे आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो 1 दिसंबर तक आपकी जो एज है 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जून का इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, क्योंकि अभी दिसंबर का रिलीज नहीं हुआ है, तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। सो अगर आप जनरल कैटेगरी मेल हो, तो आपको 30 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। सोशियोलॉजी के लिए बात करो, बाकी लॉ वगैरह में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपके लिए रहता है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जैसे ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर को आप बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, या जो इवन जो विमेन एप्लीकेंट्स हैं, उनके लिए भी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो यहाँ पे 35 ईयर्स है। ये ध्यान रखना है। यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन 3 पोस्ट के लिए हम लोग कंडक्ट करते हैं। एक, अगर आप जेआरएफ पाना चाहते हो, मतलब रिसर्च स्कॉलर आप बनना चाहते हो, फेलोशिप आप लेना चाहते हो। दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। एंड जो थर्ड कैटेगरी इस बार इंक्लूड की है, दैट इज एडमिशन टू पीएचडी। ये 3 चीजों के लिए आपका जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है वो होता है। तो जेआरएफ के लिए आपके लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी मेल हो, तो मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। और अगर आप फीमेल हो या रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो 35 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है जेआरएफ के लिए हमारा। सॉरी। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पर आपको नहीं दी गई है। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा बात करें एग्जाम पैटर्न हमारा क्या रहता है, तो टोटल हम लोग बात करें 150 क्वेश्चंस का आपका ये एग्जामिनेशन यहाँ पर होता है। जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो आपके सब्जेक्ट पेपर रहते हैं हमारे, मतलब एक ही साथ आपको 3 आवर्स में ये जो 150 क्वेश्चन है सॉल्व करने रहते हैं। यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन है, मतलब हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो 50 क्वेश्चंस आपके जनरल पेपर 1 में पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपका टीचिंग और जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, जनरल थिंकिंग वगैरह है, वो सारी जनरल अवेयरनेस वगैरह टेस्ट की जाती है। बाकी जो 100 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। तो जैसे सोशियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन सोशियोलॉजी से पूछे जाएंगे। एंड 50 क्वेश्चन यहाँ पर हमें जनरल जो पेपर है उससे पूछे जाते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन से ही आपका जो मेरिट है, कट ऑफ है, वो यहाँ पर डिसाइडेड होता है। मिनिमम 40% आपको यहाँ पर चाहिए ही, एग्रीगेट दोनों पेपर्स को हमारा मिला के। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में एक पेपर दे सकते हो, दोनों पेपर आपके साथ में होते हैं। एग्जैक्ट जो 150 क्वेश्चन है वो आपको एक साथ अपने स्क्रीन पर दिखते हैं, और 3 आवर्स में 180 मिनट्स में आपको ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करने होते हैं। तो ये हमारा जनरल एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। मार्किंग स्कीम की बात करें, तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अगर आप क्वेश्चन आंसर सही करते हो, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके पास बिल्कुल फ्रीडम है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, आंसर नहीं किया है, तो फिर उसका मार्क आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। और ये जो एग्जामिनेशन है हमारा सीबीटी मोड में होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। तो वहां पर अगर आपने ऑप्शन को सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया है, जैसे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है मार्क फॉर रिव्यू हमारा होता है, एक आपका होता है मार्क फॉर रिव्यू। और जिसे आप यहाँ पर, एक तो मार्क फॉर रिव्यू वो होता है कि आप अगर बाद में किसी क्वेश्चन को रिविजिट करना चाहते हो। दूसरा होता है मार्क फॉर रिव्यू एंड इवेल्युएशन। अगर आपने, मतलब आप उस क्वेश्चन को बाद में देखना चाह रहे हो, बट आपने उसे टिक किया है कि वो क्वेश्चन हमारा इवेल्युएट होना चाहिए, तो वो जो क्वेश्चन है उसको आपको चेक किया जाएगा, और उसका अगर वो सही आंसर है, तो उसका एक मार्क्स भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ड्रॉप होता है, जैसे अगर टेक्निकल एरर की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से कोई क्वेश्चन आपका ड्रॉप होता है, तो उस क्वेश्चन के जो मार्क्स है उन सभी स्टूडेंट को मिलेंगे जिन भी स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपको ड्रॉप क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट आपने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ये हमारा जनरल मार्किंग स्कीम है या पेपर पैटर्न है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का। तो ये आपको पता होना यहाँ पर चाहिए। सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, ये भी ध्यान रखना।
अब बात की जाए सिलेबस की, सिलेबस हमारा क्या रहता है, तो सबसे पहले पेपर वन जनरल पेपर की अगर हम लोग बात करें, जो है हमारा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, तो यहाँ पर आपको 10 यूनिट्स दी गई हैं। अब कौन कौन सी 10 यूनिट्स है उसकी अगर हम लोग यहाँ पर एक ब्रीफ में आपसे बात करूँ, तो सबसे पहले यूनिट आपकी आ जाती है टीचिंग एप्टीट्यूड, हमारी आ जाती है। देन आपका है रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल, यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एंड लास्ट आपका आ जाता है हायर एजुकेशन, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 10 यूनिट्स हैं जो आपको पेपर वन में दी गई हैं। हर यूनिट से पहले ऐसा माना जाता था कि 5 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आपसे इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे टीचिंग और कम्युनिकेशन को इंटीग्रेट किया जाता है, टीचिंग एंड आईसीटी को इंटीग्रेट हमारा किया जाता है, कम्युनिकेशन एंड आईसीटी को भी इंटीग्रेट किया जाता है, आईसीटी एंड रिसर्च को हमारा इंटीग्रेट किया जाता है। तो आपसे इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हर यूनिट से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आएंगे। आपको जो क्वेश्चन है वो डिफर भी कर सकते हैं, जैसे आईसीटी से ज्यादा आ सकते हैं, रिसर्च से एक आध क्वेश्चन कम हो सकता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते हैं, बट कॉम्प्रीहेंशन और डीआई का फिक्स है कि यहाँ पर आपको 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डीआई में आपको एक टेबल दिया जाता है, और उसके बेसिस पर 5 जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं। कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, और उसके बेसिस पे 5 जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं। तो बस ये दो ऐसी यूनिट है जहां पे फिक्स्ड है कि आपको 5 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। बाकी यूनिट्स में ओवरऑल हम लोग देखें, ओवरऑल तो सेम रहता है, बट एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हमारे हो सकते हैं। तो ये आपका पेपर वन का सिलेबस है। पेपर टू सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ भी 10 यूनिट्स दी गई हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहला यूनिट है आपकी सोशोलॉजिकल थियरी, समाज शास्त्रीय सिद्धांत। यहाँ पर आपको 26 थिंकर्स हमारे दिए गए हैं। 26 थिंकर्स आपको 5 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो पहला है आपकी क्लासिकल थिंकर्स, जिसमें हम लोग जो मेनली फाउंडिंग फादर्स है सोशियोलॉजी की, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इनके बारे में पढ़ते हैं। सेकंड आपके आ जाते हैं स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, तो इसमें मेलिनोस्की, ब्राउन, पार्सन्स, मर्टन, लेवी स्ट्रॉस, इनके बारे में पढ़ते हो। थर्ड आपका सेक्शन है हर्म्यूटिक एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन, तो जीएच मीट, कार्ल मैनहाइम, एल्फ्रेड शूज, हेरोल्ड गार्फिंकल, इरविंग कॉफमैन, क्लिफर्ड गियर्स, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फोर्थ आपका आ जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, तो एडवर्ड साइड, पियर बोर्दो, मिशेल फूको, हेबरमस, एंथनी गिडिस, मैनुअल कैस्टल। और इंडियन थिंकर्स भी यहाँ पर आपको दिए गए, महात्मा गांधी, पी आर अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी, जी एस घोरे, एम एन श्रीनिवास एंड इरावती कार। सो ये आपके 26 थिंकर्स हैं जो यूनिट वन में आपको दिए गए हैं। सिर्फ थिंकर्स के बारे में नहीं पढ़ना, ये जो हेडिंग्स आपको दी गई हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, अगर हम लोग बात करें, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म क्या है, संरचना प्रकारवाद, संरचनावाद क्या होता है, इन सारे टर्म्स का भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। और इन सारे कंसेप्ट से रिलेटेड, जैसे हर्म्यूटिक्स की हम लोग बात करें या पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें, तो इनसे रिलेटेड और भी थिंकर है, जैसे डेरिडा की हम लोग बात करते हैं, लियोटार्ड की हम लोग बात करते हैं। तो ये सारे थिंकर्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। ऑल्दो ये डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको कवर करनी है। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट हम लोग बात करें रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड्स, तो यहाँ पर आपको 4 सेक्शन दिए गए हैं। कंसेप्चुलाइजिंग सोशल रियलिटी, तो यहाँ पे आपको जो रिसर्च के बेसिक्स हैं, फिलोसफीज है साइंस की, तो यहाँ पर हम लोग फ्रांसिस बेकन, रेने डिकार्ट, कार्ल पॉपर वगैरह ये सारे थिंकर्स पढ़ते हैं। हर्म्यूटिक ट्रेडिशंस है, ऑब्जेक्टिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, रिसर्च एथिक्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन आपका आ जाता है। देन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, टेक्निक्स वगैरह, तो ये सब आपके यूनिट टू रिसर्च मेथडोलॉजी का सिलेबस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर वन से भी आइए आपका रिलेटेड है, तो इसे हमें अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट आपकी थर्ड यूनिट है बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसा इसका नेम है बेसिक कंसेप्ट, ये एक्चुअली में आपको सोशियोलॉजी के जो सारे बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करती है। तो ये यूनिट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग रैंक करें यूनिट्स को, तो यूनिट वन आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन यूनिट थ्री आपकी आ जाती है, फिर यूनिट टू आ जाती है। तो स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट्स है वो आपका पूरा का पूरा बेस है सोशियोलॉजी का। तो इन तीनों यूनिट्स को आपको कभी भी नहीं छोड़ के जाना है, हमेशा इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो यहाँ पे कुछ सोशियोलॉजिकल बेसिक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट आपको दिए हैं, जैसे कल्चर क्या है, सोशल स्ट्रक्चर, कम्युनिटी क्या होता है, डायस्पोरा वगैरह, ये सारे टर्म्स का वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रूल्स, इन सभी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देन सोशल इंस्टीट्यूशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसी के बेसिस पे आपकी जो रिमेनिंग यूनिट्स है वो बनी है, जैसे फैमिली, मैरिज एंड किनशिप यूनिट 8 का पार्ट है, इकोनॉमी आपका यूनिट 6 में आ जाता है, पॉलिटी आपका यूनिट 5 में आ जाता है, रिलीजन यूनिट 10 में हम लोग पढ़ते
पढ़ते हैं, एजुकेशन यूनिट 10 में पढ़ते हैं, लॉ एंड कस्टम्स आपका कुछ हद तक यूनिट 5 से रिलेट कर जाता है। तो ये यूनिट आपको बाकी यूनिट में भी हेल्प करती है, तो इसे प्रिपेयर करना है। देन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल चेंज, तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट है सोशियोलॉजी के, मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट की बात करें तो रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें बेसिकली आपको रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो काफी इंटरेस्टिंग और इजी यूनिट है, तो इसे आप लोग यहाँ पे कवर कर सकते हो। देन फिफ्थ आपका आ जाता है स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, तो इसमें पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ट्राइब, नेशन स्टेट, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लॉ एंड सोसाइटी, जेंडर एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक पॉलिसी वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है। सोशल मूवमेंट्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीजें यूनिट 5 में हम लोग पढ़ते हैं। यूनिट 6 आपकी बात करें इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी सारे कंसेप्ट हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं, जिसमें हम लोग बात करें कि मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वेलफेयरिज्म, न्यू लिबरलिज्म वगैरह, ये सारी चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। सेवेंथ यूनिट बात करें इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, अगेन ये कुछ हद तक आपका पेपर 1 से रिलेट हो जाता है, पीपल, डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, जैसे यहाँ पर भी हम लोग कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारी कुछ चीजें आप पेपर 1 से भी रिलेट कर सकते हो। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ थियरीज भी है, जैसे सोशल कल्चरल इकोलॉजी, इनकी जो थियरीज है हमारी, जेंडर एंड एनवायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इको फेमिनिज्म, तो इसे हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। एट्थ यूनिट की बात करें फैमिली मैरिज एंड किनशिप, तो जैसा मैंने आपको बताया यूनिट 3 से आपका ये जो यूनिट है इसका पूरा जो बेस है वो हमारा बन जाता है। इसके अलावा ये जो यूनिट है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज फेमिनिज्म, जहां से आपको गारंटीड हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इस यूनिट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन बात की जाए साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तो आज के टाइम पे ये जो यूनिट है काफी ज्यादा डेवलप हो रही है, क्योंकि जिस तरह से मॉडर्न एरा में आईसीटी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस यूनिट का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। सो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी आपकी यूनिट 9 है, जिसमें ये सभी जो टॉपिक्स हैं आपको दिए गए हैं। और लास्ट यूनिट हमारी आ जाती है कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो अगेन आपकी यूनिट 3 से रिलेट हो जाती है, क्योंकि कल्चर का टॉपिक आप यूनिट 3 में पढ़ते हो, रिलीजन का टॉपिक आप पढ़ते हो, एजुकेशन का टॉपिक यूनिट 3 में हम लोग पढ़ते हैं, और रिलीजन एंड इकोनॉमी, तो बाकी जो आप यूनिट 1 के थिंकर्स हैं वो भी आपको इस यूनिट में हेल्प करते हैं। तो ये आपका रफली सिलेबस है यूजीसी नेट का। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है, जो कंप्लीटली बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस, क्या एग्जाम पैटर्न हमारा रहता है। तो बेसिक आइडिया के लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आज ये जो वीडियो है बिगनर्स के लिए यहाँ पर मैंने बनाया था। इसके अलावा आप मेरा ये जो प्लेलिस्ट है चेक कर सकते हो, अराउंड 300 वीडियोस है प्लेलिस्ट में, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैंने यूनिट वाइज सिलेबस भी यहाँ पे डिकोड किया है, तो सभी यूनिट्स का मैंने आपको बताया कि किस यूनिट में किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, सारी चीजें मैंने यहाँ डिस्कस की हैं। तो ये प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आप सभी के लिए जल्दी न्यू वीडियोस लेके आने वाली हूँ, क्योंकि अब हमारा 1 साल लगभग हो गया है, तो आपका पेपर पैटर्न भी हमारा चेंज हुआ है। तो क्या ऐसे न्यू टॉपिक्स हैं, तो सिलेबस डिकोड के लिए भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। तो जो बिगनर्स हैं, दिसंबर एग्जाम की तैयारी करें, उनको बहुत अच्छे से ये वीडियो देखनी है, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक्स है हमारे सिलेबस में और कैसे आप हमें उसके लिए तैयारी करनी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, हार्डली 3 से 3.5 मंथ्स आपके पास में है, तो बहुत स्मार्टली अब हमें अगर प्रिपेयर करना है, अगर आपको दिसंबर में एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आप बिल्कुल अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जेआरएफ अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है क्लासेस से रिलेटेड। बाकी जो डिटेल सिलेबस है वो हम लोग बेसिक से बिल्कुल फाउंडेशन बैच में कवर करते हैं, जो जेआरएफ अड्डा का पेड बैच है। यहाँ पर आपको पेपर 2 की तो पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, बट साथ में पेपर 1 भी कराई जाती है। सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे सिर्फ पेपर 2 पढ़ के कभी भी आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, पेपर 1 को भी आपको इक्वली फोकस करना ही पड़ेगा। तो पेपर 1 पे भी शुरू से ध्यान दीजिए, क्योंकि कट ऑफ हमेशा हमारे सब्जेक्ट में हाई जाता है, तो आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। तो पेपर 2 के साथ पेपर 1 आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसके साथ ही ये सभी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो आपको बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और अच्छा क्वालिटी कंटेंट है जो आपको यहाँ पर मिलता है। यूट्यूब वीडियोस देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको जेआरएफ अड्डा पर मिलता है, सिर्फ पेपर 2 का ही नहीं, पेपर 1 का भी। तो अगर आप अच्छे से डिटेल में मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको सारी जो अपडेट है मिल जाती है। सिलेबस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जेआरएफ अड्डा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा, तो
उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जेआरएफ अड्डा का जो टेलीग्राम चैनल है इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पेपर वन की सारी जो क्लासेस हैं और जो भी सारे अपडेट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। व्हाट्सएप चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह आप जेआरएफ अड्डा को फॉलो कर सकते हो। सो आज का ये बस वीडियो बिगनर्स के लिए था कि कैसे हमें तैयारी करनी है, क्या सिलेबस होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, तो उनके लिए ये वीडियो था। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। सो स्टे ट्यून टू जेआरएफ अड्डा, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।